सरगोधा से दूर एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे मकान और खेतों की हरियाली के बीच जिंदगी अपनी सादगी भरी रफ्तार से चल रही थी, उस गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो झोपड़ी किसी को खास नजर नहीं आती थी। टूटी फूटी दीवारें, फूस की छत और एक छोटा सा आंगन। लेकिन इस झोपड़ी में एक माँ रहती थी, जिसकी मोहब्बत पूरे महलों से बढ़कर थी। उस माँ का नाम था रहीमा। रहीमा की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, लेकिन गमों ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथ खुरदरे थे और आंखों में हमेशा एक गहरा दर्द छिपा रहता था। उसके पति का नाम फिरोज था। शादी के कुछ साल बाद ही फिरोज ने उसे छोड़ दिया था। बताते हैं कि वो कर्ज के बोझ से परेशान होकर कहीं भाग गया था। किसी ने कहा वो कराची चला गया, किसी ने कहा वो मर गया। लेकिन रहीमा के पास इन बातों की परख करने का ना तो समय था और ना ही हिम्मत। उसके पास दुनिया में सिर्फ दो चीजें बची थीं। एक उसका बेटा कासिम और दूसरी एक पुरानी चरखी। कासिम उस वक्त महज 3 साल का था जब उसके बाप ने उन्हें छोड़ा। उसकी समझ में ये बात कैसे आती कि बाप क्या चीज होती है। उसे तो बस माँ का आंचल मिलता था, माँ की गोद मिलती थी और माँ के दूध से उसकी भूख मिटती थी। रहीमा ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो अपने बेटे को यतीम खाने नहीं भेजेगी और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाएगी। वो अपने हाथों की कमाई से अपने बेटे को पालेगी और उसे पढ़ा लिखा कर इंसान बनाएगी। रहीमा के पास एक चरखी थी। वो चरखी बहुत पुरानी थी, जिसे उसकी माँ ने उसे दिया था। उस चरखी पर उसने बचपन में सूत काटना सीखा था। अब वही चरखी उसकी कमाई का जरिया बन गई। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी के दरवाजे से झांकती, रहीमा अपनी चरखी पर बैठ जाती। दिन भर वो सूत काटती। कभी वो दूसरे घरों में जाकर सिलाई कर देती, कभी खेतों में मजदूरी कर लेती। लेकिन जब भी वक्त मिलता, वो चरखी पर बैठ जाती। चरखी की आवाज गांव भर में सुनाई देती। वो आवाज किसी शहनाई से कम नहीं थी, क्योंकि उस आवाज में एक माँ की मोहब्बत, एक माँ की लोरी और एक माँ की दुआएं शामिल थीं। लेकिन इस चरखी से जुड़ी एक बात थी जो शायद ही किसी को पता थी। रहीमा जब भी सूत काटती, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। वो आंसू रुकते नहीं थे। कभी उसे अपनी तन्हाई का रोना आता, कभी उसे कासिम के बाप की याद सताती, कभी उसे इस गरीबी का गम होता, कभी उसे डर लगता कि कहीं कासिम बीमार ना हो जाए या कहीं कुछ खा पी ना ले। हर चिंता, हर गम, हर दर्द उसकी आंखों से आंसू बनकर बहता और वो आंसू सीधे उस सूत पर गिरते जिसे वो काट रही होती। वो सूत रुई का नहीं था। वो सूत उसके आंसुओं से सींचा हुआ था। वो सूत उसके दर्द से बुना हुआ था। कई बार पड़ोस की औरतें उससे कहती, रहीमा इतना मत रोया कर, क्या होगा रोने से। रहीमा जवाब देती, बहन ये आंसू बेकार नहीं जाते। मैं अपने बेटे की तकदीर खींच रही हूँ। ये आंसू कभी मेरे कासिम का भाग्य बदलेंगे। औरतें उसकी बातों का मजाक उड़ाती। उन्हें लगता रहीमा पागल हो गई है। लेकिन रहीमा को पता था वो क्या कर रही है। कासिम बड़ा हो रहा था। 7 साल का होते होते वो सब कुछ समझने लगा था। वो अपनी माँ को देखता, वो उसकी चरखी देखता और वो उसके आंसू देखता। उसके छोटे से दिल में ये बात कचोटती कि उसकी माँ रोती क्यों है। एक दिन उसने माँ से पूछ ही लिया, अम्मी तुम रोती क्यों हो? क्या मैं कोई शरारत करता हूँ? क्या तुम्हें मुझसे गुस्सा है? रहीमा ने अपने बेटे को गोद में बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, मुझे तुमसे गुस्सा नहीं है। तुम मेरी जान हो, मेरी जिगर का टुकड़ा हो। ये आंसू गम के नहीं बेटा, ये आंसू अरमानों के हैं। अरमान क्या होते हैं अम्मी? कासिम ने मासूमियत से पूछा। अरमान यानी ख्वाब बेटा। मैं तुम्हारे लिए ख्वाब देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें दुनिया में कोई अनपढ़ का बेटा ना कहे। मैं चाहती हूँ कि तुम कलेक्टर बनो, डिप्टी कमिश्नर बनो। तुम्हारे नाम के आगे इतने लंबे चौड़े खिताब हों कि लोग देखते ही रह जाएं। कासिम ने कहा, लेकिन अम्मी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए ना। रहीमा ने चरखी की तरफ इशारा किया। देखते हो बेटा ये चरखी, यही हमारा पैसा है, यही तुम्हारी पढ़ाई का जरिया है। मैं जो सूत काटती हूँ वही तुम्हारी किताबें बनेगा, वही तुम्हारी कॉपी बनेगा। बस तुम पढ़ने का वादा करो। कासिम ने माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, हौसला था। उसने कहा, अम्मी मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा और एक दिन तुम्हें इतना खुश करूंगा कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे तो सिर्फ खुशी के। रहीमा ने उसे छाती से लगा लिया।
उसके आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार थोड़े अलग थे। इनमें थोड़ी खुशी थी, थोड़ा सुकून था। कासिम की पढ़ाई शुरू हुई। पहले गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। रहीमा ने किसी तरह उसकी फीस जमा कराई। स्कूल की किताबें, कॉपियां, ड्रेस, सबके लिए पैसे चाहिए थे। रहीमा ने और मेहनत करना शुरू किया। वो सुबह 3 बजे उठ जाती, पहले नमाज पढ़ती, फिर चरखी पर बैठ जाती। सूरज निकलने तक वो 2 चरखे सूत काट लेती, फिर कासिम के लिए नाश्ता तैयार करती, उसे स्कूल भेजती। उसके बाद वो गांव के सेठ के यहाँ सिलाई का काम करने चली जाती। सेठ की पत्नी उसे 2 वक्त की रोटी दे देती थी, बदले में वो उनके घर की सिलाई कर देती। शाम को लौटती तो फिर चरखी पर बैठ जाती। रात गहरी हो जाती, सब सो जाते, लेकिन रहीमा की चरखी की आवाज़ आती रहती। कई बार वो बीमार पड़ जाती, बुखार में उसका बदन जलता, लेकिन वो फिर भी चरखी से नहीं उठती। कासिम उससे कहता, अम्मी आराम करो, आज मत कातो। रहीमा जवाब देती, नहीं बेटा, अगर आज मैंने नहीं काता तो तुम्हारी कल की रोटी का क्या होगा, तुम्हारी किताब का क्या होगा। मैं आराम तब करूंगी जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे। और वो फिर से काटने लगती। उसकी मेहनत रंग लाई। कासिम पढ़ाई में होशियार था। 5वीं में उसने पूरे गांव में पहला स्थान पाया। 10वीं में वो जिले में 3रे नंबर पर आया। गांव वाले हैरान थे कि इस गरीब माँ के बेटे ने ये कमाल कैसे कर दिखाया। लेकिन रहीमा को पता था, उसे पता था कि उसके आंसुओं से खिंचा ये सूत अब तकदीर का धागा बन रहा था। कासिम ने 12वीं पास की तो उसका दाखिला लाहौर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया। ये खुशखबरी सुनकर रहीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सारे गांव में मिठाई बांटी, लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। लेकिन साथ ही एक टेंशन भी थी। लाहौर में पढ़ाई बहुत महंगी थी, हॉस्टल का खर्चा, फीस, किताबें, सब कुछ। रहीमा के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी चरखी की तरफ देखा। चरखी अब बहुत पुरानी हो गई थी, उसके पुर्जे ढीले पड़ चुके थे, कई बार टूट भी चुकी थी, लेकिन रहीमा ने हर बार उसे जोड़ा था। उस रात रहीमा ने कुछ सोचा। सुबह होते ही वो गांव के सेठ के पास गई। उसने सेठ से कर्ज मांगा। सेठ ने कहा, रहीमा तुम ये कर्ज कैसे चुकाओगी, तुम्हारे पास तो अपनी झोपड़ी के सिवा कुछ है नहीं। रहीमा ने कहा, सेठ जी मेरे पास ये चरखी है, मेरे पास मेरे बेटे की पढ़ाई है, यही मेरी पूंजी है। मैं हर महीने आपको ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगी, बस एक बार मेरी मदद कर दो। सेठ ने उसे पैसे दे दिए। रहीमा ने वे पैसे कासिम को दिए। कासिम लाहौर चला गया। कासिम ने लाहौर में मेहनत से पढ़ाई की। दिन में कॉलेज जाता, रात में ट्यूशन पढ़ाता। उसने खुद ही अपना खर्च निकालना शुरू कर दिया ताकि माँ पर बोझ ना पड़े। धीरे धीरे वो शहर की जिंदगी में ढल गया। बीए के बाद उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। पहले ही प्रयास में वो पुलिस विभाग में डिप्टी सुपरिटेंडेंट डीएसपी बन गया। खबर सुनकर रहीमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, अब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया, अब मेरी मेहनत रंग लाई। कासिम की शादी एक अच्छे परिवार की लड़की से हो गई। उसका ससुराल वाला शहर के बड़े कारोबारी थे। कासिम अब पूरी तरह शहर की जिंदगी में डूब गया। पहले पहले वो हर हफ्ते माँ को खत लिखता था, फिर महीने में एक बार लिखने लगा, फिर सिर्फ ईद पर लिखने लगा और फिर खत आने बंद हो गए। रहीमा को कोई शिकायत नहीं थी। वो जानती थी कि उसका बेटा बहुत व्यस्त है, बड़ी नौकरी है, बड़ी जिम्मेदारी है। वो खुद चरखी पर बैठती और कासिम की याद में आंसू बहाती। उसके आंसू अब भी सूत पर गिरते, लेकिन अब उनमें दर्द कम और यादें ज़्यादा होती थीं। 15 साल बीत गए। रहीमा अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे। लेकिन वो अब भी चरखी नहीं छोड़ सकी थी। चरखी अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी, लेकिन रहीमा उसे अपने पास रखे हुए थी। उसके लिए वो चरखी उसकी जिंदगी थी, उसकी यादें थी। बीमारी ने उसे जकड़ लिया। अब वो उठ भी नहीं पाती थी। पड़ोस की औरतें उसे खाना खिला जाती। रहीमा की एक ही इच्छा थी, एक बार कासिम को देख लूं, उसका मुख देख लूं। गांव के चौधरी ने कासिम को तार भेजा, तेरी माँ बहुत बीमार है, जल्दी आ। तार मिलने के 3 दिन बाद कासिम आया। वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ एक बड़ी कार में आया। गांव वाले देखते रह गए, इतना बड़ा अफसर, इतनी शानदार कार, इतना सुंदर परिवार। कार झोपड़ी के सामने रुकी। कासिम बाहर निकला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई।
यही वो झोपड़ी थी जहां उसने बचपन बिताया था। यही वो आंगन था जहां वो खेला करता था। लेकिन अब ये सब और ज़्यादा टूटा फूटा लग रहा था। वो अंदर दाखिल हुआ। वहाँ एक टूटी सी चारपाई पर उसकी माँ पड़ी थी, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल बूढ़ी, बिल्कुल अकेली। रहीमा ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने हाथ बढ़ाया। कासिम दौड़कर उसके पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। अम्मी, माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं आ सका इतने सालों में, बहुत व्यस्त था, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां। रहीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तुम बड़े आदमी हो गए हो। बड़े आदमियों के पास वक्त नहीं होता। बस इतना बता दे कि खुश हो ना तुम? हाँ अम्मी, बहुत खुश हूँ। अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, तुम्हारी दुआओं का फल है। रहीमा ने आंखों से इशारा किया। कासिम ने देखा, कोने में वो चरखी रखी थी, बिल्कुल पुरानी, बिल्कुल जर्जर, टूटी हुई। बेटा, उस चरखी को मेरे पास ला। कासिम ने चरखी उठाई। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने चरखी को मां के पास रखा। रहीमा ने चरखी को छुआ। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने कहा, कासिम, इस चरखी की कहानी तुम जानते हो? हाँ अम्मी, आप इस पर सूत काता करती थी, उसी से मैं पढ़ सका। सिर्फ सूत नहीं बेटा, इस चरखी पर मैंने जो भी सूत काता वो मेरे आंसुओं से सींचा हुआ था। तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैं हर दिन रोती थी। तुम्हारी तकलीफें देखकर रोती थी, गरीबी देखकर रोती थी, और जब जब रोती मेरे आंसू इस सूत पर गिरते। ये चरखी मेरे आंसुओं से चली है, मेरे दर्द से चली है, और मेरा हर आंसू तुम्हारी तकदीर का धागा बन गया। कासिम ठिठक गया। उसे समझ में आया कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या किया था। बेटा, ये चरखी अब बेकार हो चुकी है, लेकिन इस पर अब भी मेरे आंसुओं के निशान हैं। इसे अपने पास रख लेना। जब कभी लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा तो इसे देख लेना। याद रखना, एक माँ के आंसू तुम्हारी तकदीर लिख सकते हैं। कासिम रो पड़ा। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। अम्मी, मैं आपको साथ ले जाऊंगा, आप ठीक हो जाओगी, मैं आपका अच्छा इलाज करवाऊंगा। रहीमा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, मेरा सफ़र पूरा हो गया। मैंने तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचाना चाहती थी। अब मुझे जाने दो, बस एक वादा करो। क्या अम्मी? अपने बच्चों को कभी ये मत भूलने देना कि एक माँ क्या होती है। उन्हें इस चरखी की कहानी सुनाना, और हाँ, मुझे इसी गांव में दफनाना जहाँ से तुमने उड़ा। उस रात रहीमा ने कासिम से बहुत बातें की। उसे उसका बचपन याद दिलाया। बताया कि कैसे वो बीमार हो जाता था, कैसे वो रात भर उसके सिराहने बैठी रहती थी, कैसे वो उसे स्कूल भेजने के लिए रुई काटती थी, कैसे उसने सेठ से कर्ज लिया था, कैसे उसने अपने जेवर तक बेच डाले थे। कासिम सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को कितना कम समय दिया था, कितने साल बेकार गवा दिए थे, कितनी ईद त्योहार वो गांव नहीं आया था, कितने खत उसने नहीं लिखे थे। सुबह हुई, सूरज की किरणें झोपड़ी में आईं। रहीमा ने आखिरी बार उस सूरज को देखा। फिर उसने कासिम की ओर देखा, मुस्कुराई, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। चरखी की आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव वालों ने मिलकर रहीमा को उसी कब्रिस्तान में दफनाया जहां उसके बाप दादे दफन थे। कासिम ने अपने हाथों से माँ की कब्र खोदी। उसने माँ को कंधा दिया। उसने खुद उन्हें कब्र में उतारा। माँ की चरखी उसने अपने साथ लाहौर ले जाने का फैसला किया। आज कासिम एक बहुत बड़ा अफसर है। उसके पास बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं। लेकिन उसके ऑफिस की सबसे खास चीज एक शीशे के फ्रेम में लगी वो पुरानी चरखी है। जब भी कोई उस चरखी के बारे में पूछता है, कासिम की आंखें नम हो जाती हैं और वो धीरे से कहता है, ये चरखी सिर्फ चरखी नहीं है, ये मेरी माँ के आंसुओं से खिंची गई मेरी तकदीर का किस्सा है। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। माँ का त्याग अतुलनीय होता है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं, कोई सीमा नहीं। माँ बाप को समय देना सबसे ज़रूरी है। नौकरी, पैसा, शोहरत सब बाद में आते हैं। माँ बाप का साथ सबसे कीमती है। कभी अपनी जड़ों को मत भूलो। चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना।
आंसू भी तकदीर बना सकते हैं। किसी की दुआएं, किसी के आंसू कभी बेकार नहीं जाते, वे किसी न किसी दिन जरूर रंग लाते हैं।